नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि आकाश में दिलकश लगता है चांद बिन गहने। जो शख्स, जो शख्सियत, जो अदाकार आज हमारे बीच हैं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। रंगमंच से निकलकर नेशनल चैनल से 70 स्क्रीन तक जिन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया, श्री कुलदीप शर्मा जी आज हमारे बीच हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, रंगमंच से नेशनल चैनल से 70 स्क्रीन, सर अपनी जर्नी शेयर कीजिए ज़रा प्लीज़। एक्चुअली ज्योति जी, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या इस लाइन में आ सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता था। आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, और मुझे जो जॉब है वो भी एज ए स्पोर्ट्समैन हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए क्रिकेटर मिली थी। तो वहाँ हम नेशनल लेवल पे जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक यूनिट था, कल्चरल विंग था, जो नाटक वगैरह करते थे एनुअल फंक्शंस में। तो एक बार मेरी उनके साथ ड्यूटी लगी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के एनुअल स्पोर्ट्स मीट थी, तो वो कह रहे कि उसमें क्रिकेट के मैचेस नहीं हैं, तो आप ड्रामा ग्रुप के साथ अटैच हो जाओ, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। तो मेरी ड्यूटी वहाँ लग गई। तो उनकी रिहर्सल रोज़ हम देखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये कुछ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, क्रिएटिव काम है। तो वो प्ले का नाम था जोरू का गुलाम। तो उसमें जो मेन रोल कर रहा था वो कोई इतना बढ़िया कर नहीं रहा था, तो मैं उसका बीच बीच में मजाक उड़ाता था डायरेक्टर को, कह के क्या यार क्या एक्टर ले लिया है, इससे तो हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो एक दिन वो एक्टर गुस्सा खा गया, बोला मैं नहीं करता जी, ये मेरे को क्रिटिसाइज़ करता, आप इसी से करवाओ। तो वो थोड़े दिन रहते थे, तो डायरेक्टर ने मेरे को कहा कि यार तुमने पंगा लिया, अब बताओ। मैं कहा ठीक है, मैं करूँगा। क्योंकि ना कॉन्फिडेंस था मेरे में, क्योंकि अपने स्कूल के दिनों में मैं पूरे स्कूल का परेड कमांडर था, सारे स्कूल को परेड कराया करता था, एनसीसी वगैरह की। हाँ, DAV स्कूल सेक्टर 8 चंडीगढ़ में ना। जी सर। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वो प्ले हुआ, टैगोर थिएटर में ही फंक्शन हुआ, उसमें बड़ा अप्लॉज मिला। तो उससे फिर कल्चर में, थिएटर में मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे गेम जो थी वो पीछे छूटती गई, और ये थिएटर जो था वो आगे बढ़ता गया। तो इसी तरह से जो है थिएटर में मेरी एंट्री हुई। सर, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप हैफेड में आए जी। हैफेड के बाद आप बॉम्बे गए। जी, हैफर्ड का ऐसा था कि जब हम हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे, तो हैफर्ड वालों ने एक ड्रामेटिक क्लब बनानी थी। तो उनके MD जो IAS ऑफिसर ही होते हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया कि आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे। तो उस वक़्त मेरे शौक़ जो था वो क्रिकेट का इतना नहीं रह गया था, थिएटर का बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने फिर ट्रांसफ़र बेसिस पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हैफर्ड में ले लिया। अल्टीमेटली वहाँ पे उन्होंने वहीं अपने पास ही रख लिया। तो फिर हमारी हैफर्ड ड्रामेटिक क्लब थी, तो वहाँ पे हमने रेगुलर नाटक शुरू करने की। हाफ एन आवर का प्ले जो था वो होता था, और ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जाते थे। तो तकरीबन जितने भी कंपटीशन में हम हैफर्ड की तरफ से जाते थे, फर्स्ट सेकंड अवार्ड हमारा ज़रूर आता था, और कई मैंने बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीते। तो हैफर्ड में काम करते करते मेरे को जो है वो TV के या फिल्मों के थोड़े बहुत ऑफ़र आने शुरू हुए। तो जलंधर दूरदर्शन से शुरू किए प्लेस, और पंजाबी फिल्मों से शुरुआत की। तो फिर मेरे को बॉम्बे से ऑफ़र आगरा आ रहे थे, तो मैंने अपने MD से बात की कि जी, हैफर्ड का ऑफिस था बॉम्बे में एक। जी सर। तो मैंने कहा जी मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र कर दो आप। तो मेरे MD हंसने लगे कि यार वहाँ तो फिर काम क्या करेगा, तू तो TV फिल्में ही करता रहेगा। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि नहीं जी, मैं सैटरडे संडे सिर्फ जब छुट्टी हो गई ऑफिस में तभी किया करूँगा, बाकी मैं ऑफिस का काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे तुझे 3-4 महीने के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर देखते हैं कि तू ऑफिस का काम भी करता है या सिर्फ वही करता है। जी सर। तो शुरुआत में मेरी ट्रांसफ़र 3 महीने के लिए हुई थी, लेकिन किस्मत का करिश्मा देखो, मैंने बॉम्बे में 14 साल गुजारे। तो वहाँ पे TV में बहुत काम किया, फिल्में की, फिर
जिन जिन लोगों को हम लेजेंड मानते थे, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इनको कभी देख भी पाएंगे, जैसे गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब के साथ मैंने माचिस की, हुतुतु की, और अधिकारी ब्रदर्स के साथ बहुत काम किया। फिर 13-14 हिंदी फिल्म्स की, सीरियल्स किए। उसके बाद फिर काफ़ी साल मैं वहाँ पे बॉम्बे में रहा। फिर बीइंग द ओनली सन, फादर की कुछ तबीयत ख़राब रहने लगी, फिर मैंने वापस ट्रांसफ़र जो थी चंडीगढ़ करवा ली मैंने, और वापस फिर चंडीगढ़ आ गया। सर, आपने अपने टाइम में एक ऐसा नेशनल चैनल पे एक प्रोग्राम किया था, उल्टा पुल्टा, जी। जो शायद हिस्ट्री में उससे पहले ऐसा कोई सटायरिकल प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था। जी 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 जी। और लेजेंड मिस्टर जसपाल भट्टी, आप और आपकी जो पूरी टीम थी, उस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, और टिल नाउ, आज की डेट में भी लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। एक्चुअली क्या क्या, भट्टी साहब ने अपना जो कैरियर शुरू किया था एज ए कार्टूनिस्ट शुरू किया था। जी। ट्रिब्यून में कार्टून बनाते थे, तो हम लोग उस वक्त रेगुलर थिएटर और टीवी करते थे, इसकी वजह से वो हमें जानते थे। तो उन्होंने शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो जलंधर दूरदर्शन में चित्रहार के बीच में एक प्रोग्राम आता था, रंग च भंग। जी। उन्होंने स्टार्ट वहाँ से किया था ओके। कि रंग ता भंग, वो 1-1.5 मिनट का वो कुछ स्टाइल टाइप सुनाते थे। उसके बाद शुरुआत हुई उल्टा पुल्टा की। जी। तो उल्टा पुल्टा फिर जलंधर से शुरू हुआ था। उसके तो उन्होंने, क्योंकि हमें थिएटर में वो देखते रहते थे, जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम में देखते रहते थे, तो देन ही कॉन्टेक्टेड मी कि यार ऐसे ऐसे शुरू करना है। फिर हमने जलंधर दूरदर्शन से वो उल्टा पुल्टा शुरू किया। उसके बाद उल्टा पुल्टा फिर इन्होंने प्राइवेटली किया फॉर दूरदर्शन नेशनल चैनल। उसके बाद फिर फ्लॉप शो किया। जी। और भट्टी साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो में चंडीगढ़ के आर्टिस्ट लिए, नहीं तो वो नेशनल रिप्यूट के या बॉम्बे के कहीं से भी आर्टिस्ट ले उठा सकते थे। जी सर। लेकिन उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि चंडीगढ़ के आर्टिस्टों को वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे टीवी के लेके आए, और उनको इतनी बड़ी उन्होंने ओपनिंग दी। जी सर। सर, गुलजार साहब के साथ आपने माचिस की, हुतुतु की, ये दोनों जो मूवीज़ हैं लीग से थोड़ा सा हटके थी। और जबकि आप खुद सटायर जो है, आपके जितने भी प्लेस देखे हैं आज तक, या जितना भी आपका काम देखा है, वो कहीं ना कहीं सोशल इवेंट्स पे या सोशल बुराइयों पे, कुरीतियों पे, जो हमारे ऑफिसेस के अंदर माल प्रैक्टिसेस हैं उन पे। सर, माचिस और हुतुतु के अलावा जो काम आपने बॉलीवुड में किया, थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। गुलजार साहब के साथ तो किया ही, फिर मैंने और भी कई डायरेक्टर्स के साथ किया। माचिस, हुतुतु, बेताबी, दीवाने, गदर, वादा, वजह, देवडी, रामा रामा क्या है ड्रामा, फिर सिंग इज ब्लिंग, और कपिल शर्मा की उसके साथ किया। प्लस पंजाबी फिल्में काफ़ी की, और टीवी में अधिकारी ब्रदर्स के साथ मैंने बहुत काम किया। फिर भट्टी साहब के साथ हमने, मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स जो पंजाबी में थी, माहौल ठीक है, जी। उस पर भी काम किया। जी। पर फिल्में कर लो, टीवी कर लो, लेकिन जो नशा थिएटर में है वो नशा कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। सर, ये तो रही आपकी जर्नी। सफल आदमी की सफलता हर एक को दिखती है, उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे के सेटबैक्स, वो शायद लोग नहीं जानते। सर, सबसे ज़्यादा दुख का क्षण जब इस स्ट्रगल के बीच में से आपको देखना पड़ा, प्लीज़ वो बताइए। नहीं, मेरे को कोई इतना ज़्यादा दुख का कोई मौका आया नहीं, और स्ट्रगल भी इतनी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट करके गया जी। तो ऑलरेडी हमारा फ्लॉप शो उल्टा पुल्टा नेशनल पे चल चुका था जी। और सारे मेरे को रिकॉग्नाइज करते थे, इसलिए मेरे को ज़्यादा किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं मिलता था तो वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि जी आपने तो भट्टी साहब के साथ काम किया है, तो इसलिए मुझे काम मिल जाता था। कोई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मेरे को आई नहीं। बाकी कि पर्सनल लाइफ में इंसिडेंट्स होती रहती हैं, ट्रेजेडीज होती रहती हैं। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई, फिर मैं जैसे हैफर्ड से रिटायर हो गया, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे वापस गया ही नहीं। ओके सर, थिएटर जो है आपके
जो प्लेज हैं वो एक बड़े लेविश स्टाइल में दिखाए जाते हैं। जैसे आपका एक प्ले है लूना, शिव कुमार बटालवी जी पे डेडिकेटेड है। ताजमहल का टेंडर एक सटायर है बेसिकली। तो सर जो आप ये सेट्स वगैरह और जो कॉस्ट्यूम्स पे काम करते हैं वो एक काबिल तारीफ चीज़ है। और जनरली डायरेक्टर जो है वो थिएटर से जुड़े हुए लोग, चूँकि चंडीगढ़ में थिएटर इतना पॉपुलर नहीं है, बेसिकली चंडीगढ़ में थिएटर पॉपुलर ना होने का रीज़न है कि चंडीगढ़ में थिएटर पेड नहीं है, तो डायरेक्टर्स थोड़ा हाथ खींच के और फाइनेंस की तरफ से कम करके वो काम करते हैं। तो सर ये जो इंस्पिरेशन है आपको लेविश सेट लगाने की, बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम्स और ये सारा, सर ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? एक्चुअली जो मैं 14 साल बॉम्बे रहा हूँ वहाँ मैंने प्रोफेशनलिज्म देखा है जी। बॉम्बे आपको बहुत कुछ सिखाता है जी सर। आपको बड़ा ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पे भी मैं प्लेस देखता था। तो उसके बाद फिर आपका ना एक स्टैंडर्ड बन जाता है, आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि मैंने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ना। और थिएटर जब आप कमर्शियल एंगल से नहीं करते हो, पैशन से करते हो, फिर आप खर्चे की परवाह नहीं करते हो। जी सर। तो उसमें आपकी जेब से भी लग जाता है तो आपको दुख नहीं होता है। तो ये बॉम्बे में रह के 14 साल में जो मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा, प्लस जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ नीलम मान सिंह के साथ मैंने बहुत काम किया। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने प्लेस किए हैं। उनसे मैंने एज ए एक्टर प्लस प्रोफेशनलिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। जैसे हम अब्रॉड भी गए, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ना फिर आपको कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी। ना ड्रेस के बारे में ना कॉस्ट्यूम के बारे में। और दूसरा क्या है कि अगर आपने प्ले डायरेक्ट करना है तो आपको प्ले के हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए खुद एज ए डायरेक्टर है ना। आपको लाइटिंग का भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी सेंस होनी चाहिए है ना। और आपने अगर लाइव सिंगिंग करानी है तो वो अगर आपको म्यूज़िक की ज़्यादा समझ नहीं है लेकिन आपके कान ऐसे होने चाहिए कि मेरे को इस सीन के हिसाब से ये गाना जो है ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा जी। प्लस कॉस्ट्यूम रहने चाहिए है ना, प्लस बैकग्राउंड जो है। मेरे को थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि जब मैं प्ले डायरेक्ट करता हूँ एज एन एक्टर भी मैं उसमें काम करता हूँ, तो मैं एक एक्टर से जिस तरह का काम लेना चाहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उससे उसका काम निकलाऊँ। कई बार मेरे को करके भी दिखाना पड़ता है, जबकि ये इतना होना नहीं चाहिए। मैं एज एन डायरेक्टर समझता हूँ कि एक्टर को सिर्फ समझा के आप करवाओ, लेकिन 5-10 केसेस ऐसे भी हो जाते हैं, इतनी परसेंटेज हो जाती है कि एक्टर नहीं कर पाता तो आपको दिखाना पड़ता है करके, तो फिर वो उसको जो है कॉपी कर लेता है। तो मेरे को ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैं एक्टर भी हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ। तो उससे क्या है कि एक प्ले टोटलिटी में विजुअली अच्छा होना चाहिए कि जब ऑडियंस आप सामने बैठ के देखते हो, एक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, उनके कॉस्ट्यूम भी अच्छे होने चाहिए, सेट भी उसके हिसाब से होना चाहिए और म्यूज़िक भी उसके हिसाब से होना चाहिए। जी। कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये तभी आपको आता है जब आपने 15-20 साल थिएटर में काम किया। आजकल क्या होता है कि 2-3 प्ले करके हर कोई अपना नया ग्रुप खोल लेता है और वो डायरेक्टर बन जाता है। जी सर। तो फिर आप सीखोगे कब? बिल्कुल। अब मेरे को जैसे 40-45 साल हो गए थिएटर में, तो मैंने जब पहला प्ले डायरेक्ट किया था तो मेरा ख्याल है कि थिएटर 5-10 साल करने के बाद मैंने कोशिश की थी कि मैं कोई प्ले डायरेक्ट करूँ। सर आपने पहला प्ले कौन सा डायरेक्ट किया था? मैंने पहला किया था दुलारी बाई, दुलारी। फोकलोर थी वो किया था ना। तो ये बॉम्बे में रह के प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, प्लस आपने भी जैसे मेरे साथ काम किया है, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी हूँ टाइम के बारे में। जी सर। क्योंकि थिएटर में पहली चीज़ डिसिप्लिन है जी सर। कि टाइम पे रिहर्सल पे आओ, टाइम पे आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप लेट हो रहे हो, नहीं आ रहे, यू मस्ट इन्फॉर्म, है ना। नहीं तो डायरेक्टर को क्या लगता है कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल थिएटर है नहीं है। फिर भी मेरा ये रिकॉर्ड है कि जब से चंडीगढ़ में आके मैंने थिएटर शुरू किया, चाहे संवाद के साथ किया है, चाहे आपने अजनबी रंगकर्मी के ग्रुप के साथ किया है, मैंने प्योर प्रोफेशनल लेवल पे किया है और आर्टिस्टों को पेमेंट्स देता हूँ। चाहे कई बार मेरे को जेब से भी देनी पड़ती हैं, नहीं होता, लेकिन अगले शो से हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए थिएटर से पैसा कमाना कोई मुद्दा है नहीं, भगवान का दिया बहुत कुछ है। लेकिन जो आर्टिस्ट महीना 1.5 महीना रिहर्सल करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च के आते हैं, दे मस्ट बी पेड। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोफेशनल बनाता है कि आप थिएटर के हर डिपार्टमेंट को
समझो उसमें काम करो, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे स्पेशल इफेक्ट्स है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे डांस है, चाहे थिएटर्स की जो कॉस्ट्यूम्स हैं, चाहे एक्टरों की एक्टिंग है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन के मामले में कुलदीप शर्मा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये एक बड़ी अजीब सी तरह की पनिशमेंट देते हैं अपने आर्टिस्ट को, और जो भी आर्टिस्ट अगर थोड़ी देर लेट हो जाता है अपनी रिहर्सल में, तो कुलदीप जी उसको बोलते हैं कि आज पूरे कास्ट को आप अपनी तरफ से चाय और समोसे खिलाओगे। ये एक तरह से एक अजीब सी पनिशमेंट भी है, और वो एक मज़ेदार पनिशमेंट भी है कि सर आप बेसिक रूट से हटते नहीं हैं, और वो मजाक मजाक में और एक हंसी के माहौल में एक एक्टर को पनिश भी कर देते हैं। सर इतना लंबा कैरियर रहा आपका, क्रिकेट से आपने रंगमंच से 70 mm स्क्रीन, रामलीला से कभी नाता रहा सर आपका? बिल्कुल। रामलीला बचपन में तो मैं देखता था, की नहीं कभी, लेकिन मेरे को एक रोल बड़ा पैशनेट करता था। जब भी मैं कभी रामलीला देखता था, अंगद का सीन जो था जी, वो जब रावण के दरबार में जाके पैर जमाता है तो उसके जो शेरो शायरी होती थी या डायलॉग होती थी, वो मेरे को बड़ा हॉन्ट करता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो एक बार मैंने सोचा था कि यार मैं चलो करते हैं। तो मेरे बड़े भाई के समान थे परवेज सेठी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब वो नहीं है दुनिया में, बट ही वॉज अ वंडरफुल मैन। तो वो रेगुलरली रामलीला करते थे, रोल भी करते थे, मेकअप भी करते थे। तो अब मेरे को सन तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम 30-35 साल तो हो गए होंगे। तो सेक्टर 18 चंडीगढ़ में मैंने पहली बार जो था वो अंगद का रोल किया था। और मेरे को ये था कि यार ये प्रॉम्प्टिंग से रोल नहीं होना चाहिए कोई भी। जी, जैसे आपको पता है कि रामलीला में प्रॉम्प्टिंग होती है, बिल्कुल होती है सर। उससे क्या है कि कई बार आपको प्रॉम्प्टर के भी डायलॉग सुनते हैं और वो सारा सिस्टम स्लो हो जाता है कि आप पहले सुनते हो फिर बोलते हो। तो उसमें फीलिंग्स जो हैं वो मेरे हिसाब से नहीं रहती हैं, क्योंकि कान आपके इधर रहते हैं, तो आपने सुना और कॉपी करके बोल दिया। जबकि आपको याद हो तो उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरे को याद है कि मैंने वो पूरा सीन जो था वो याद किया था और याद करके बोला था। तो उस पर जैसे वो दान वान आते होते हैं कि रोल पे खुश होकर काफ़ी आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में मैंने 2 रामलीला में अंगद का रोल किया। पहले मैंने 18 में किया, जैसे ही रोल ख़त्म हुआ, मेकअप किया हुआ था, तो ऑटो या स्कूटर तैयार था, उस पर बैठ के मैं सेक्टर 30 में गया, वहाँ भी अंगद का किया मैंने। तो ये एक ही बार मैंने एक्सपीरियंस लिया था सिर्फ लेने के लिए कि मन में इच्छा थी, और वो भी अंगद का। सर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर काउंट होती है रामलीला। बिल्कुल ठीक है सर, कभी जजमेंट करने का मौका मिला रामलीला के किसी कंपटीशन में? हाँ, मैं 2-3 बार की है, लेकिन मेरे को ये लगता है, जनरली कह रहा हूँ, जैसे फिल्मों में भी अवार्ड मिलते हैं, कि ये सारे जो होते हैं प्लान्ड होता है काम सारा। इसलिए मेरे को भी लगता था कि यार ये जो जज बन के जाते हो तो आप पे प्रेशर पड़ता है ना, कि इसको देना इसको देना। तो मैं जो 1-2 बार बना, तो मैं वो कमेटियों को पहले कह दिया था कि यार कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और आपकी बात नहीं मानी जाएगी। एग्जैक्टली ठीक है जी। तो मैंने 2 साल किया, तो 2 साल उसी हिसाब से ही जो थे अवार्ड दिए कि जो जनरली करते थे। पर उसके बाद फिर जैसे आता था किसी का तो कह रहे थे सर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो। उसके बाद फिर मैंने ये करना छोड़ दिया। सर, एक वाकया सुनने में आया कि आपके अपने को जज के साथ एक बारी डिफरेंसेस हो गए थे जजमेंट को लेके, कि आपके को जज ने बोला था कि ये सीन थिएटर के हिसाब से है। तो आपकी ये वर्डिंग थी कि ये सीन चाहे थिएटर के हिसाब से है, लाइटिंग या म्यूजिक या डायलॉग डिलीवरी, पर ये सीन है रामलीला से एसोसिएटेड। तो ये रामलीला जो महासभा है ये उसकी हेडेक है, जजेस की हेडेक नहीं है। तो सर मेरे हिसाब से, या जो भी उस सीन को देख रहे थे या जो इस सीन को कर रहे थे कलाकार, उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा बैकअप था कि आप जैसी एक हस्ती ने उस चीज़ को समझा। नहीं, वैसे भी ज्योति जी देखो, जो पुरानी रामलीला होती थी, वक्त के साथ अगर टेक्नोलॉजी अच्छी आती है जी तो बिल्कुल, रामलीला में यूज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और आज के युग में मेरे को खुशी है कि कुछ रामलीला में जो हमारे थिएटर के एक्टर्स हैं, जैसे जो मेरे साथ करते हैं, रामलीला भी करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। क्योंकि अगर थिएटर करके आप रामलीला करते हो तो आप रामलीला के स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाते हो। थैंक यू सर। है ना जी। आप लाइटिंग के बारे में सीखते हो, स्पेशल इफेक्ट सीखते हो। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि रामलीला पूरी जो है याद करके करनी चाहिए जी। प्रॉम्प्टिंग बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए जी, क्योंकि उससे एक स्टैंडर्ड बढ़ता है। और थिएटर के लोगों को मैक्सिमम जाना चाहिए रामलीला में, जिनको शौक है। एक्टिंग का स्टैंडर्ड बढ़ता है
और आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, प्रोफेशनल में आ जाता है। अब जैसे कि जो रामलीला का मकसद है वो वही रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी कमर्शियल, कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए कि आप गंदे गंदे डांस दिखाओ या वो दिखाओ वो करो। एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, सेट डिज़ाइनिंग, लाइटिंग वो इम्प्रूव होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर आप चंडीगढ़ में हमेशा से आपने आवाज़ उठाई है कि जो थिएटर है वो कमर्शियल होना चाहिए, पेड होना चाहिए। इसके बारे में सर थोड़ा सा आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखो जैसे आपको पता है कि 8 साल मैं डायरेक्टर टैगोर थिएटर जी रहा हूँ। बिल्कुल रहे हैं। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि जिस थिएटर में आप प्ले करके बड़े हुए हो, जहाँ आपने लर्न किया है, वहाँ पे आपको ऐसा अहदा कभी ज़िंदगी में मिलेगा। और चंडीगढ़ में शिफ्ट करने के बाद जैसे मैंने बॉम्बे में प्रोफेशनल थिएटर देखा है, गुजराती थिएटर जो है सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल थिएटर है वहाँ पे। गुजराती थिएटर के जो लोग हैं वो फिल्में छोड़ देते हैं, टीवी छोड़ देते हैं, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ते, क्योंकि थिएटर से उनको रेगुलर इनकम होती है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो टिकट लेके दर्शक देखेगा वो एक्टर की, आर्टिस्ट की इज्जत करेगा, उसकी परफॉर्मेंस की इज्जत करेगा, क्योंकि उसने पैसा खर्चा होगा और वो ध्यान से देखेगा। जी। जो फ्री में आएगा वो उसका एटीट्यूड ही अलग होगा कि आधा प्ले देख लिया, हो काम याद आ गया, मैंने 17 में जाना है, वो जाना, उठ के चला जाएगा वो। तो इसलिए थिएटर प्रोफेशनली ही किया जाना चाहिए। क्योंकि अब जैसे पृथ्वी थिएटर में मैं प्ले देखता था, 6:30 प्ले होता था, 6:35 पे गेट बंद हो जाते थे। उसके बाद चाहे आपके पास टिकट है चाहे नहीं है, नो एंट्री। और टोटल टिकट्स पे था, मैंने वहाँ 400-400 रुपये की टिकट लेके नसीर भाई के या दूसरे प्ले देखे, और मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि यार आप बकवास फिल्मों के लिए 500-500 रुपये की टिकट खरीदते हो, और एक अच्छे थिएटर के लिए आप 400 रुपये नहीं खरीद सकते। ठीक है, हर कोई इतना नहीं पे कर सकता, लेकिन अगर जो पे कर सकता है तो थिएटर होने टिकट्स पे चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे शुरुआत की कि बाहर से प्ले मंगा के, जैसे बॉम्बे से एक्टरों के प्ले मंगाता था जी। है ना, वो इसीलिए कि लोगों में क्रेज़ होता है कि अनुपम खेर को देखना है, तो उसका प्ले अगर आपने देखना है, पे फॉर दैट। जी। तो उससे धीरे धीरे लोगों को पे करने की आदत पड़ेगी। जैसे मैंने ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल शुरू करवाया, तो उसमें यही कहा सबको कि हम भी आपको पैसे देंगे, 30,000 रुपये पर शो देंगे, और उसके अलावा आपको 100-100 रुपये की टिकट भी बेचनी पड़ेगी, उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। ये सिर्फ इसलिए कराया कि लोगों को टिकट लेने की आदत पड़े, और उसमें सबसे बड़ा काम करना होगा थिएटर ग्रुप को, आर्टिस्टों को, कि अपने प्लेस के स्टैंडर्ड आपको इस लेवल पर लेके जाने पड़ेंगे कि लोग आपके प्ले की टिकटें खरीदें। अगर 100 रुपया खरीद के आप उनको सब स्टैंडर्ड या अमेचर प्रोडक्शन दिखाओगे तो आप ऑडियंस को ख़त्म कर रहे हो, अगली बार वो नहीं आएंगे। बिल्कुल सर। तो उसके लिए है कि अगर आपने टिकटें बेचनी है तो आपको अपने प्ले का स्टैंडर्ड भी उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा प्रोफेशनली, कि लोगों को लगे कि यार वाकई कमाल की चीज़ देखी। सर आने वाले जनरेशन और बडिंग आर्टिस्ट के लिए हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि मैंने कुलदीप जी के साथ अभी तक एक ही प्ले किया है, बट उस एक प्ले से मैंने बहुत कुछ सीखा। और सर चंडीगढ़ के ना जाने और नॉर्दर्न रीजन के ना जाने कितने आर्टिस्ट आपके अंडर काम करके गए होंगे, बट आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो बैक स्टेज काम कर रही है या थिएटर में एज आर्टिस्ट काम कर रही है, सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो जतो जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो यही रहा है कि एक तो काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी। एग्जैक्टली सर। दूसरा, आपको पैशन होना चाहिए, कोई भी काम हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, गवर्नमेंट की जॉब करते हो, आप ध्यानदारी से और पैशन से काम करो, है ना। दूसरा ये है कि आप हेरा फेरी मास्टर नहीं होने चाहिए। आपकी सोच जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। जी सर। नहीं तो फिर आपका जो दिमाग है ना वो उन्हीं चीज़ों में लग जाएगा, क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो एक आपकी इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, है ना। जी जी कि आप ध्यानदार आदमी होने चाहिए, सच्चे आदमी होने चाहिए, जी सर। और पैशन होना चाहिए। और दूसरा, आजकल क्या है कि यूथ का ये है कि उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, है ना, कि मैं 2-3 प्ले करूं, बॉम्बे भागूं, वहाँ पे जाके मैं एक्टर बन जाऊं और रात को सोऊं और सुबह शाहरुख खान बन के मैं उठूं। तो मैंने वहाँ 14 साल लगाए हैं, मेरे को पता है कि वहाँ पे कितना मुश्किल है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 1000 लोग जाते हैं तो उनमें से 100 या 50 लोग ही जो है वो कामयाब होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको मेहनत पहले करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप 3 प्ले करने के बाद सोचो कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो वो संभव नहीं है जी। तो इसलिए यूथ को जो है वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, और डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ज़रूरी है।
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो ये कुलदीप जी के 3 डीज, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, और हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि आने वाले सालों तक कुलदीप जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम सब अभिनय की बारीकियां सर से सीखते रहें। सर, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।